नमस्कार दोस्तों, कल बात की थी अपन ने शुष्क मरुस्थल की। आज हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि जलवायु के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्धशुष्क मरुस्थल। और इन दोनों भागों को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा दोस्तों आपने पढ़ी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो अपना जो ये अर्धशुष्क मरुस्थल है, इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम किन समवर्षा रेखाओं के बीच में है, ये आपको याद रखना है। ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। और दोस्तों ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, जो पश्चिमी मरुस्थल को जलवायु के आधार पर दो भागों में विभाजित करती है। इससे पश्चिम वाला आपने पढ़ लिया, वो शुष्क मरुस्थल था, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इस भाग की, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के तो पूर्व में और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में, यहां पर जो स्थित है, यह है दोस्तों अपना अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसका सामान्य विस्तार याद रखना, यह दिशा पूर्व है और दोस्तों ये दिशा पश्चिम है, अर्थात पूर्व में इसका विस्तार 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर पश्चिम में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक है। इसके बाद दोस्तों ये जो अपना अर्धशुष्क मरुस्थल है, इसे राजस्थान का बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान का बांगर प्रदेश क्यों कहा गया है, तो यहां पर एक चीज समझना आप, यहां बांगर जो शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, बांगर जलोढ़ मिट्टी का रूप होता है। जल के साथ अपवाहित होकर आने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहेंगे अपन, और उसे निर्माण के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है दोस्तों, और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे बांगर कहा जाता है। तो यहाँ बांगर शब्द का प्रयोग हुआ, इसका मतलब ये जो अपना अर्धशुष्क मरुस्थलीय भूभाग है ना, ये प्राचीन नदियों की बाढ़ से बना है, और प्राचीन नदियों की बाढ़ से निर्मित होने के कारण ही दोस्तों इसे राजस्थान का बांगर प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ कारण याद रखें आप कि अर्धशुष्क मरुस्थल को राजस्थान का बांगर प्रदेश क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है कि यह भूभाग प्राचीन नदियों की बाढ़ से बना है। अब जो अपना ये अर्धशुष्क मरुस्थल है दोस्तों, इसे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस अर्धशुष्क मरुस्थल का जो सबसे उत्तरी भाग है उसे कहते हैं घग्गर नदी बेसिन, जिसका विस्तार मुख्यतः गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में है। उसके दक्षिण में जो भूभाग है उसे कहते हैं शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन के दक्षिण में भूभाग है, वो कहलाता है नागौर की उच्च भूमि। और याद रखें दोस्तों, इस अर्धशुष्क मरुस्थल का सबसे दक्षिणी भाग, जो इसका सबसे विस्तृत भाग है, उसे कहते हैं लूनी नदी बेसिन। कहने का मतलब अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला घग्गर नदी बेसिन, दूसरा शेखावाटी बेसिन, तीसरा नागौर की उच्च भूमि, और चौथा है दोस्तों लूनी नदी बेसिन। अब इन चारों भागों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन घग्गर नदी बेसिन की। घग्गर नदी बेसिन का विस्तार किन किन जिलों में है, तो ये चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। इस घग्गर नदी बेसिन का विस्तार 2 जिलों में है। अगर विस्तार की बात की जाए तो ये 2 जिलों में फैला हुआ है, और वो 2 जिले हैं दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़। एक तो गंगानगर है और दूसरा है दोस्तों हनुमानगढ़। अब यहाँ सवाल कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि घग्गर नदी बेसिन का पश्चिमी जो भाग है वो तो कौन से जिले में आता है,
और घग्गर नदी बेसिन का पूर्वी भाग कौन से जिले में आता है? तो दोस्तों ये घग्गर बेसिन का जो पश्चिमी भाग है वो गंगानगर जिले का भूभाग है और घग्गर बेसिन का जो पूर्वी भाग है वो हनुमानगढ़ जिले का भूभाग है। अर्थात घग्गर बेसिन का पश्चिमी भाग गंगानगर जिले में और इसका पूर्वी भाग है वो हनुमानगढ़ जिले में आता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो घग्गर बेसिन है इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो थोड़ी देर पहले दोस्तों पर ने एक बात की कि इस अर्धशुष्क मरुस्थल को राजस्थान का बांगर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि ये प्राचीन नदियों की बाढ़ से बना है। तो यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आप इससे घग्गर नदी बेसिन कह रहे हैं। घग्गर यहाँ से प्रवाहित होने वाली वर्तमान नदी है और जिसका आपको पता है दोस्तों घग्गर नदी उस पेटे से प्रवाहित होती है जहाँ से प्राचीन काल में सरस्वती नदी का प्रवाह था। इसका मतलब इस भूभाग का निर्माण है वो सरस्वती नदी की बाढ़ से हुआ है। दोबारा देखें, घग्गर बेसिन का विस्तार 2 जिलों में है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, और इस घग्गर बेसिन का निर्माण है वो प्राचीन सरस्वती नदी की बाढ़ से हुआ है। अब सवाल आता है दोस्तों इस घग्गर बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहां पर महीन कणों वाली जलोढ़ मिट्टी का विस्तार था, लेकिन आपको पता है दोस्तों ये घग्गर नदी बेसिन शुष्क जलवायु का भाग है, अर्धशुष्क जलवायु है और यहाँ शुष्कता के कारण धीरे धीरे जो महीन कणों वाली जलोढ़ मिट्टी थी वो धीरे धीरे रेतीली हो चुकी है। तो यहाँ पर वर्तमान में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी को आप कह सकते हैं भूरी, रेतीली, कच्छारी मिट्टी। दोबारा देखिए, प्रश्न आता है घग्गर नदी बेसिन में किस मिट्टी का जमाव है? तो दोस्तों ये है तो भूरी कच्छारी मिट्टी, लेकिन शुष्क जलवायु के कारण धीरे धीरे क्या हो चुकी है, ये रेतीली हो चुकी है। अब कच्छारी मिट्टी है, इसका मतलब दोस्तों इसमें जो कण है वो महीन है और महीन कणों से युक्त जो मिट्टी होती है ना उसकी जल संग्रहण क्षमता दोस्तों अधिक होती है, अर्थात उसका उपजाऊपन अधिक होता है। तो यदि इस भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाए तो याद रखना दोस्तों ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। यहां पर बात करें तो वर्तमान में ये जो घग्गर बेसिन है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का भूभाग ये नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, अर्थात यहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। और यहाँ सिंचाई के मुख्य साधन की अगर अपन बात करें कि घग्गर बेसिन में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो दोस्तों अपना जवाब होगा नहरें हैं। और यहाँ पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने वाली 3 प्रमुख नहरों की बात करें तो एक तो राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है गंग नहर जो इस भूभाग को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। और दोस्तों दूसरी जो नहर प्रणाली है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे आप संक्षिप्त में IGNP कह सकते हैं। और तीसरी प्रमुख नहर परियोजना है भाखड़ा नहर परियोजना। तो ये 3 प्रमुख नहर परियोजनाएं वर्तमान में इस आपके घग्गर नदी बेसिन को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। कौन कौन सी? गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नहर। अब आपने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि ये ऐसी मिट्टी है कि यदि इसको सिंचाई सुविधा मिल जाए तो ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। सिंचाई सुविधा मिल रही है तो क्या इस भूभाग ने अपने उपजाऊपन का प्रमाण दिया? जरूर दोस्तों, इस भूभाग ने अपने उपजाऊपन का प्रमाण दिया है। किस रूप में? तो ये जो घग्गर नदी बेसिन है ना दोस्तों, ये घग्गर नदी बेसिन वर्तमान में अगर अपन बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक, सबसे बड़ा चावल उत्पादक, राजस्थान का सबसे बड़ा कपास उत्पादक, राजस्थान का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक और राजस्थान का सबसे बड़ा फल उत्पादक क्षेत्र है जो इसके उपजाऊपन का प्रमाण है। कई बार इसको भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक भूभाग गेहूं, चावल, कपास, गन्ना या फल उत्पादन में अग्रणी है? तो याद रखना दोस्तों वो घग्गर नदी बेसिन है। होने को तो ये संपूर्ण घग्गर नदी बेसिन दोस्तों उपजाऊ है, लेकिन यदि बात की जाए कि घग्गर नदी बेसिन का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा है तो वो उसका ये भाग है। ये भाग होने का मतलब दोस्तों देखो ये घग्गर बेसिन का उत्तरी और पूर्वी भाग है। तो कई बार ये प्रश्न भी आता है कि घग्गर नदी बेसिन का सबसे उपजाऊ भूभाग कौन सा है?
तो अपना जवाब क्या होगा, इसका उत्तरी पूर्वी भाग। और दोस्तों वो उत्तरी पूर्वी भाग है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो याद रखें ये हनुमानगढ़ जिले का भाग है। और इस उपजाऊ भूभाग को स्थानीय भाषा में दोस्तों बग्गी कहा जाता है। तो ये इसकी भौगोलिक शब्दावली भी आप याद रखें। घाघर नदी बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, अत्यधिक उपजाऊ है, उस अत्यधिक उपजाऊ भूभाग को स्थानीय भाषा में बग्गी कहा जाता है। दोस्तों इस घाघर नदी बेसिन को नाली प्रदेश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि घाघर नदी के प्रवाह को, उसके पेटे को हनुमानगढ़ क्षेत्र में नाली के नाम से जाना जाता है। और इस नाली द्वारा निर्मित होने के कारण, या ये नाली का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण दोस्तों निर्माण इसका सरस्वती नदी की प्राचीन बाढ़ से हुआ है। वर्तमान में नाली के प्रवाह की वजह से इसे नाली प्रदेश भी कहा जाता है। दोबारा देख लें इसे, घाघर नदी बेसिन का विस्तार मुख्यतः 2 जिलों में है, एक आपका गंगानगर जिला और दूसरा है दोस्तों हनुमानगढ़ जिला। घाघर बेसिन का पश्चिमी भाग गंगानगर जिले में है और इसका पूर्वी भाग हनुमानगढ़ जिले में है। इस घाघर बेसिन का निर्माण प्राचीन सरस्वती की नदी की बाढ़ के कारण हुआ है। और यहाँ पर मिट्टी के जमाव की बात की जाए तो यहाँ भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। ये भूरी कच्छारी मिट्टी थी, महीन कणों वाली जलोढ़ मिट्टी थी, लेकिन शुष्क जलवायु के कारण धीरे धीरे दोस्तों रेतीली हुई है। महीन कणों से युक्त होने के कारण इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता है वो अधिक पाई जाती है, अर्थात ये मिट्टी उपजाऊ होती है। तो इस मिट्टी के लिए कहा जाता है कि अगर इसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाए तो ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। दोस्तों वर्तमान में इस घाघर बेसिन में सिंचाई का मुख्य साधन नहर है और यहाँ पर 3 प्रमुख बड़ी नहर परियोजनाओं के द्वारा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के इस भूभाग को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। वो कौन कौन सी वो भी आप ध्यान में रखें। एक गंग नहर है, एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना है और एक भांकड़ा नहर परियोजना है। और इस भूभाग ने अपने उपजाऊपन का प्रमाण भी दिया है। किस रूप में दिया ये भी आपको बताया है कि यह भूभाग जो घाघर नदी बेसिन है वर्तमान में राजस्थान का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक, सबसे बड़ा चावल उत्पादक, सबसे बड़ा कपास उत्पादक, राजस्थान का सबसे बड़ा गन्ना व फल उत्पादक भूभाग है। फिर बात करें कि घाघर बेसिन का सबसे उपजाऊ भाग कौन सा, तो दोस्तों इसकी भी चर्चा अपन कर चुके हैं। इसका उत्तरी पूर्वी भाग जो हनुमानगढ़ जिले में वो सर्वाधिक उपजाऊ है, जिसे स्थानीय भाषा में बग्गी कहा जाता है। ये हुआ अपना अर्धशुष्क मरुस्थल का पहला भाग घाघर नदी बेसिन, जिसे नाली प्रदेश भी कह सकते हैं। अब इसके बाद अपन बात करेंगे दूसरे भाग की, और दोस्तों वो दूसरा भाग है शेखावाटी बेसिन। अब इस शेखावाटी बेसिन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसमें भी दोस्तों अपन विस्तार की बात करेंगे कि आपका जो ये शेखावाटी बेसिन है इसका विस्तार मुख्यतः किन जिलों में है। तो शेखावाटी बेसिन का विस्तार देखो, शेखावाटी प्रदेश की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें 3 जिलों का भूभाग आएगा, सीकर, चूरू और झुंझुनू। लेकिन याद रखना दोस्तों शेखावाटी बेसिन में मुख्यतः 2 जिलों के भूभाग हैं, सीकर और झुंझुनू। इसमें चूरू का थोड़ा सा पूर्वी भाग ही शामिल होता है। तो मुख्यतः सीकर, चूरू, झुंझुनू में विस्तार आप मान सकते हैं। सीकर और झुंझुनू में, इसके अलावा चूरू जिले का केवल पूर्वी भाग आएगा। अब इस शेखावाटी बेसिन की बात की जाए तो इस बेसिन की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, ये भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि शेखावाटी बेसिन की प्रमुख नदी कौन सी है। याद रखना दोस्तों वो कांतली नदी है। इस कांतली नदी को कांटली नदी के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी बेसिन की मुख्य नदी कांतली नदी है, जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और सीकर व झुंझुनू जिलों में प्रवाहित होती है। याद रखें दोस्तों ये कुल मिलाकर लगभग 100 किलोमीटर लंबाई में बहती है आपकी कांतली, और इस लंबाई के आधार पर ये राजस्थान में प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। यहाँ पर 2 चीज याद रखनी है आपको। कुल लंबाई तो सबसे ज्यादा जिस आंतरिक प्रवाह की नदी की है वो घाघर नदी है, जो लगभग शिवालिक हिमालय से निकलकर इस भूभाग तक 465 किलोमीटर लंबाई में बहती है। लेकिन याद रखना दोस्तों इसकी लंबाई राजस्थान में 100 किलोमीटर से कम है, अर्थात कांतली से कम है। तो सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी यदि भारत या राजस्थान दोनों की पूछी जाए तब तो आपका जवाब होगा घाघर नदी। लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा घुमाकर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में प्रवाह की दृष्टि से
सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, तो दोस्तों वो कांतली नदी है और इसका प्रवाह मुख्यतः दो जिलों में है, सीकर और झुंझुनू को दो भागों में बांटते हुए प्रवाहित होती है। अक्सर जिले को दो भागों में बांटने वाले कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटते हुए प्रवाहित होती है, तो दोस्तों वो कांतली नदी है। इसी प्रकार बनास नदी आगे अपना अपवा तंत्र में पढ़ेंगे, वो टोंक जिले को दो भागों में बांटते हुए प्रवाहित होती है। अब यहां पर प्रश्न आता है दोस्तों कि इसे कांटली क्यों कहा गया है, तो इसे कांटली नाम देने के पीछे कारण है, कांटली का मतलब दोस्तों अपनी स्थानीय भाषा में होता काटने वाली, कांटली का अभिप्राय होता है काटने वाली। ये एक मौसमी नदी है और ये केवल वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है। जब ये वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है तो अपने ही किनारों को काटते हुए अपर्दन करते हुए प्रवाहित होती है, इसलिए इसे कांटली कहा गया है। अब फिर प्रश्न आता है कि कांतली नदी का जो बेसिन है उस कांतली के बेसिन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना दोस्तों इसे तोरावाटी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कांतली नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है, आपका जवाब होगा तोरावाटी प्रदेश कहा जाता है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि कांतली नदी का जो ये बेसिन है इसे तोरावाटी क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे भी दोस्तों एक वजह है कि ये जो अपना तोरावाटी प्रदेश या कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र है, यहाँ पूर्व में तंवरवंशी राजपूत शासकों का शासन था। यहाँ पर शासन किनका था दोस्तों, तंवरवंशी राजपूत शासकों का शासन था, इसलिए यह क्षेत्र तंवरावाटी कहलाता था। तो इस भूभाग का वास्तविक नाम दोस्तों तोरावाटी नहीं तमरावाटी था, और तमरावाटी कहने के पीछे कारण था यहाँ पर तंवरवंशी राजपूत शासकों का शासन होना। इसी तमरावाटी का अपभ्रंशित यानी बिगड़ा हुआ उच्चारण है वो दोस्तों तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, तो तमरावाटी से ही तोरावाटी बना है। अब बात करते हैं कि अपना जो ये शेखावाटी बेसिन है इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, ये किन विशेषताओं के लिए जाना जाता है, तो दोस्तों याद रखना अपने शेखावाटी बेसिन में अपना जो धरातल है ना, इस धरातल से कुछ ही नीचे कुछ ही गहराई पर चूना मिश्री चट्टानें पाई जाती हैं। अब आप कहोगे चूना मिश्री चट्टानें, तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं अपन जब कुएं का निर्माण करते हैं तो धरातल से कुछ ही नीचे कुछ ही गहराई पर कंक्रीट युक्त मिट्टी या चट्टान प्राप्त होती हैं, जिसको अपनी स्थानीय भाषा में मोरिंडा कहते हैं दोस्तों, वही चूना मिश्री चट्टानें हैं। अर्थात यहाँ की जो मुख्य विशेषता है वो है धरातल से कुछ ही गहराई पर चूना मिश्री चट्टानों का पाया जाना। याद रखना दोस्तों ये चूना मिश्री चट्टानें जो है ना वो मजबूत हैं, आसानी से धंसती नहीं हैं, इसलिए यही कारण है कि शेखावाटी बेसिन में आसानी से कच्चे कुओं का निर्माण भी किया जा सकता है। तो अपना जो शेखावाटी बेसिन है दोस्तों मुख्यतः वो कच्चे कुओं के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ कच्चे कुओं का निर्माण क्यों संभव है, क्योंकि धरातल से कुछ ही नीचे चूना मिश्री चट्टानें पाई जाती हैं जो मजबूत होती हैं, धंसती नहीं हैं, इसलिए यहाँ कच्चे कुएं आसानी से बनाए जा सकते हैं। अब दोस्तों इन कच्चे कुओं की बात आती है कि इन कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो स्थानीय भाषा में इन कच्चे कुओं को दोस्तों जोहड़ कहते हैं। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि शेखावाटी बेसिन में पाए जाने वाले कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो अपना जवाब होगा दोस्तों जोहड़ कहते हैं। इसके अलावा इन कच्चे कुओं को नाडा या नाड़ा भी कहा जाता है। ये कच्चे कुओं के ही नाम हैं, मुख्य नाम तो स्थानीय नाम है वो जोहड़ है। इसके अलावा इन कच्चे कुओं को दोस्तों नाडा या नाड़ा भी कहते हैं। याद रखें अपने शेखावाटी बेसिन का जो ये पूर्वी भाग है इससे आगे इधर जयपुर और दौसा के भूभाग आ जाएंगे, अर्थात दोस्तों यहाँ ढूंढाड़ क्षेत्र है, जयपुर दौसा के भूभाग को ढूंढाड़ कहा जाता है। तो इसका मतलब शेखावाटी का जो पूर्वी भाग है ना वो दोस्तों ढूंढाड़ से सीमा बनाता है, और ढूंढाड़ के इन सीमावर्ती भागों में शेखावाटी बेसिन में जो ये कच्चे कुएं पाए जाते हैं दोस्तों, इन कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो जवाब होगा बेरी या बेरा कहा जाता है। तो बेरी या बेरा भी दोस्तों कच्चे कुओं का ही नाम है। दोबारा देखें शेखावाटी बेसिन में पाए जाने वाले कच्चे कुओं को या बनाए जाने वाले कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जवाब होगा जोहड़। इसके अलावा इनको नाडा या नाड़ा भी कहते हैं, और इन्हीं कच्चे कुओं को ढूंढाड़ के सीमावर्ती भूभागों में
आकार के आधार पर बेरी या बेरा कहते हैं। छोटे आकार वाला बेरी और बड़े आकार वाला कुआं बेरा कहलाता है। ये बात हो गई अपने कच्चे कुओं की। अब इन्हीं चूना मिश्रित चट्टानों के आधार पर दोस्तों एक प्रश्न और बनता है। जैसा आपको पता है कि चूना जल में घुलनशील होता है, और जब वर्षा का जल भूमि द्वारा अवशोषित करने के बाद रिसकर नीचे जाता है, तो दोस्तों इन चूना मिश्रित चट्टानों से होते हुए जब वो रिसता है तो चूना जल के साथ घुलकर उन चट्टानों के मध्य से अपरदित हो जाता है। कहने का मतलब उन चट्टानों के बीच रिक्त अंतराल बन जाते हैं, और दोस्तों उन्हीं रिक्त अंतरालों से होकर भूमिगत जल, जो धरातल के नीचे भूमिगत जल पाया जाता है, वो उन चूना मिश्रित चट्टानों में जो चूने के अपरदन से उत्पन्न अंतराल हुए हैं ना, उनमें सतह पर बहने वाली नदी की तरह धरातल के नीचे से प्रवाहित होता है। कई बार उसके लिए भी दोस्तों प्रश्न आता है कि शेखावाटी बेसिन में धरातल के नीचे चूना मिश्रित चट्टानों में चूने के अपरदन से निर्मित अंतरालों से बहने वाले भूमिगत जल प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस भूमिगत जल प्रवाह को शीड़ कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है, इस भूमिगत जल प्रवाह को शीड़ के नाम से जाना जाता है। और इसी भूमिगत जल प्रवाह के कारण ही दोस्तों इस शेखावाटी बेसिन का एक उपनाम भी है। शेखावाटी बेसिन को आंतरिक प्रवाह का बेसिन भी कहा जाता है। तो आंतरिक प्रवाह का बेसिन किस क्षेत्र को कहा गया है दोस्तों? शेखावाटी बेसिन को। फिर यहाँ की अन्य विशेषताओं की अपन बात करें तो दोस्तों देखो, अपना ये जो शेखावाटी बेसिन है, इसके पश्चिम में जो सीमा है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से, और पूर्व में जो सीमा है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से। इसका मतलब जो अपना ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय भूभाग है, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर ये जो अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है ना दोस्तों, इसे संक्रमित जलवायु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका थोड़ा सा आप समझें। इस अर्धशुष्क जलवायु के पश्चिम में दोस्तों शुष्क जलवायु है, तो इस अर्धशुष्क जलवायु का जो पश्चिमी भाग है ना, वो इस शुष्क जलवायु से प्रभावित होता है। और इस अर्धशुष्क जलवायु के पूर्व में अरावली में उपाद्र जलवायु है, तो जो इसका पूर्वी भाग है अर्धशुष्क जलवायु का, वो आर्द्र जलवायु से प्रभावित होता है। इसलिए दोनों तरफ की जलवायु से प्रभावित होने के कारण इस अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र को संक्रमित जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो वनस्पति है ना दोस्तों, वो भी संक्रमित या यूं कह सकते हैं स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों स्टेपी वनस्पति का एक साधारण अर्थ आप समझना, वह वनस्पति जिसमें अपने आसपास की वनस्पतियों के लक्षण दिखाई देते हैं, वो दोस्तों स्टेपी वनस्पति कहलाती है। जैसे इस अर्धशुष्क मरुस्थल की मुख्य वनस्पति की अपन बात करें तो वो खेजड़ी है, जिसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। उस खेजड़ी में कुछ गुण है ना, वो तो दोस्तों मरुद्भिद वनस्पति जैसे हैं, और कुछ गुण हैं वो पतझड़ी वनस्पति जैसे हैं। इसलिए खेजड़ी स्टेपी प्रकार की वनस्पति मानी जाती है। जैसे आप कहोगे कि सर वो गुण कौन कौन से हैं, तो देखो आपको पता है कि अपनी जो खेजड़ी है ना, उस खेजड़ी की जड़ें लंबी और गहरी होती हैं, जो दोस्तों मरुद्भिद वनस्पति की विशेषता है। इसी प्रकार खेजड़ी के तने पर शुष्क मोटी छाल पाई जाती है, जिसे आप स्थानीय भाषा में छोड़ा कहते हैं। वो शुष्क छाल भी दोस्तों मरुद्भिद वनस्पति की विशेषता है। इसके अलावा खेजड़ी की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या दोस्तों कांटों में रूपांतरित होती हैं, ये भी मरुद्भिद वनस्पति की विशेषता है। तो इसमें तीन प्रमुख विशेषताएं तो आपने देखी मरुद्भिद वनस्पति की हैं। एक तो जड़ों का लंबा व गहरा होना, एक तने पर शुष्क मोटी छाल का होना, एक पत्तियों का छोटा या कांटों में रूपांतरित होना। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि अपनी खेजड़ी शीत ऋतु के अंत में पत्ते भी गिरा देती है। दोस्तों ये इसमें पतझड़ी वनस्पति की विशेषता है, अर्थात खेजड़ी एक स्टेपी वनस्पति है। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर जो घास उगती हैं वो भी स्टेपी प्रकार की उगती हैं। और शेखावाटी बेसिन में पाई जाने वाली स्टेपी घासों की अगर अपन बात करें, जिनके आकार को देखकर तो यूं लगता है जैसे आर्द्र जलवायु जैसी घास है, लेकिन उसके ऊपर जब फल आता है तो वो कांटेदार फल दोस्तों मरुद्भिद घास जैसा लक्षण आपको उसमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ का मुख्य घास जिसको आप सब जानते हैं भरबूट है, वो एक स्टेपी घास है। इसके अलावा झेरना वगैरह ये स्थानीय अपने जो घास होते हैं स्टेपी घास कहलाते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब अपने शेखावाटी बेसिन में स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। और दोस्तों उन स्टेपी घास के मैदानों का प्रयोग यहाँ पर अगर अपन बात करें ना,
तो शेखावाटी बेसिन में उन स्टेपी घास के मैदानों का प्रयोग चारागाह भूमि के रूप में किया जाता है और उन चारागाह भूमियों को स्थानीय भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो याद रखना, उन चारागाह भूमियों को बीड़ कहते हैं। एक प्रश्न इसी से जुड़ा, चारागाह भूमि से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि प्राचीन काल में सीकर से लेकर के सांबर के बीच का जो भूभाग था, सीकर से लेकर के सांबर के मध्य स्थित भूभाग जो प्राचीन काल में चौहानों द्वारा शासित था दोस्तों, ये सीकर भी चौहानों से शासित और आपका सांबर सपालदक क्षेत्र भी चौहानों से शासित। उस समय सीकर से सांबर के बीच स्थित भूभाग को क्या कहा जाता था? तो याद रखना दोस्तों, इसे अनंत गोचर कहते थे। तो यह भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन काल में सीकर से सांबर के मध्य स्थित भूभाग क्या कहलाता था। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। शेखावाटी बेसिन का विस्तार मुख्यतः 2 जिलों में, सीकर और झुंझुनू। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें चूरू का पूर्वी भाग भी आता है। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? जवाब होगा दोस्तों कांतली नदी है। कांतली नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है? तोरावाटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ पर तंवर, पूर्व में तंवर वंशी शासकों का शासन था, इसलिए क्षेत्र तमरावाटी कहलाता था और उसी तमरावाटी का भ्रंशित रूप दोस्तों तोरावाटी है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आता है शेखावाटी बेसिन के इन कच्चे कुओं का। तो इसकी बात करते हुए अपन ने चर्चा की कि यहाँ धरातल से कुछ ही नीचे चूना मिश्री चट्टानें पाई जाती हैं जो मजबूत होती हैं, धंसती नहीं है, इसलिए यहाँ आसानी से कच्चे कुओं का निर्माण किया जा सकता है। और उन कच्चे कुओं को क्या कहते हैं दोस्तों? जोहड़ कहा जाता है स्थानीय भाषा में। इसके अलावा इनको नाडा या नाड़ा भी कहते हैं और इन्हीं कच्चे कुओं को ढूंढाड़ के सीमावर्ती भूभागों में बेरी या बेरा कहा जाता है। फिर बात की थी कि शेखावाटी बेसिन में धरातल के नीचे भूमि के आंतरिक भागों में जो आंतरिक जल प्रवाह होता है सतही नदी की तरह, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे शीड़ कहते हैं। उस आंतरिक भूमिगत जल प्रवाह को क्या कहा जाता है? शीड़ कहते हैं। इसके अलावा प्रश्न आता है कि शेखावाटी जो बेसिन है, इस शेखावाटी बेसिन को किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे आंतरिक प्रवाह का बेसिन भी कहते हैं। इसके अलावा बात की कि शेखावाटी बेसिन जो है ना, यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान भी पाए जाते हैं और इन स्टेपी घास के मैदानों का उपयोग यहाँ पर चारागाह भूमि के रूप में किया जाता है और इन चारागाह भूमियों को स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। जैसे अपने यहाँ सीकर के आसपास भी बहुत सारे बीड़ हैं। आपके नानी का बीड़ है, माताजी का बीड़ है, शाकंभरी का बीड़, नवलगढ़ का बीड़, फतेहपुर का बीड़, ये सारे दोस्तों स्टेपी घास के वो भूभाग हैं जो चारागाह भूमि के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। अब उसके लास्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा कि प्राचीन काल में सीकर से सांबर के मध्य स्थित भूभाग को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसे प्राचीन काल में अनंत गोचर के नाम से जाना जाता था। अब अपन इस अर्धशुष्क मरुस्थल के 2 शेष बचे भाग पढ़ेंगे। पहले बात करेंगे नागौर की उच्च भूमि की। याद रखें दोस्तों, नागौर राजस्थान का वो जिला है जो पाली के बाद सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। पाली जिला तो राजस्थान का वो जिला है जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है और नागौर दोस्तों 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो आपकी जो ये तीसरा उपभाग अपन पढ़ेंगे इसमें, उसकी बात करें तो वो है नागौर की उच्च भूमि। और इसके विस्तार की अगर बात की जाए तो मुख्यतः इसका विस्तार जो है वो दोस्तों नागौर जिले में है। इसके अलावा नागौर के कुछ सीमावर्ती थोड़े भूभाग 3 जिलों के और जोड़ सकते हैं आप इसमें। मुख्यतः अगर बात की जाएगी तो नागौर जिले में ही याद रखना आपको। इसके अलावा अजमेर का थोड़ा सा, इसका नागौर का सीमावर्ती भाग जो अजमेर जिले का है वो भी उच्च भूमि का ही भाग है। बीकानेर का थोड़ा सा सीमावर्ती भूभाग भी उच्च भूमि के अंतर्गत ही आता है और अपने सीकर के दांतारामगढ़ और उसके आसपास का थोड़ा सा जो भाग है वो भी नागौर उच्च भूमि क्षेत्र का ही भाग माना जाता है। तो मुख्यतः अगर विस्तार की बात की जाए तो ये नागौर जिले में फैला हुआ है। अब इसका देखो दोस्तों, इसे उच्च भूमि कह रहे हैं और उच्च भूमि का मतलब होता है ऊंची। क्यों कहते हैं इसे? इसके आसपास स्थित जो भूभाग है ना, इन भूभागों से प्रायः अपेक्षाकृत ऊंची है दोस्तों, इसलिए इसे उच्च भूमि कहा जाता है। और इसी उच्च भूमि के साथ एक प्रश्न आपसे और शेयर कर रहा हूं मैं। बीकानेर
और नागौर के बीच का जो भूभाग है वो सामान्यतः मरुस्थलीय भूभाग का सबसे ऊंचा भाग माना जाता है। दोस्तों उसे थली प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, इसे थली भी कहते हैं। अब इस नागौर उच्च भूमि की अगर अपन बात करें प्रमुख विशेषताओं की, तो ये कहाँ स्थित है? जवाब होगा दोस्तों मुख्यतः इसका विस्तार नागौर जिले में है। और इस नागौर उच्च भूमि क्षेत्र की दो प्रमुख विशेषताओं पर गौर करना आप। एक तो नागौर उच्च भूमि का जो भूभाग है या भूमि में यहाँ की जो मिट्टी है उसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है। इसके अलावा इस नागौर उच्च भूमि क्षेत्र से बहने वाली जो नदियां हैं ना दोस्तों, वो नदियां, नदी नाले जो छोटे बड़े हैं वो पूर्णतः आंतरिक प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं। कहने का मतलब इस क्षेत्र से बहने वाले नदी नाले अपना जल इस क्षेत्र के बाहर लेकर नहीं जाते, वो इसी क्षेत्र में समाप्त हो जाते हैं। दो प्रमुख विशेषताएं देखना, एक तो यहाँ की मिट्टी में किसकी मात्रा ज्यादा है? सोडियम क्लोराइड की। दूसरा, यहां से बहने वाले जो छोटे बड़े नदी नाले हैं वो इसी क्षेत्र में समाप्त हो जाते हैं, इस क्षेत्र से जल लेकर बाहर नहीं जाते। और वो मुख्यतः कहां समाप्त होते हैं? तो ऐसे छोटे जो जल स्रोत है ना दोस्तों, नदी नाले हैं, वो सामान्यतः झील का निर्माण करके समाप्त हो जाते हैं। और उन झीलों में किसकी मात्रा अधिक रहेगी दोस्तों? क्योंकि यहाँ की मिट्टी है उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा है। इन दोनों विशेषताओं के कारण ही दोस्तों याद रखना, नागौर राजस्थान का वो जिला है जहां खारे पानी की सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें कहां पाई जाती हैं? तो दोस्तों वो नागौर जिला है। और यहां खारे पानी की झीलों की सर्वाधिक मात्रा के पीछे अगर आप प्रमुख उत्तरदायी कारण देखें तो ये दोनों हैं। एक तो यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा का अधिक होना, दूसरा यहाँ से बहने वाली नदी नालों का इसी क्षेत्र में झील का निर्माण करके समाप्त हो जाना, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। इस नागौर उच्च भूमि क्षेत्र की ही अगर अपन अन्य विशेषताओं की बात करें तो अपना ये नागौर उच्च भूमि क्षेत्र कुछ खनिजों के लिए प्रमुख है। और यूं कहें कि यह राजस्थान में कुछ खनिजों के उत्पादन में अग्रणी भूभाग है। और उन प्रमुख खनिजों में दोस्तों यहाँ पर अपन केवल 3 प्रमुख खनिजों की चर्चा करेंगे। उनमें पहला खनिज है आपका टंगस्टन। राजस्थान ही नहीं, देश की सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना दोस्तों नागौर के डेगाना भाकरी क्षेत्र में संचालित है। डेगाना भाकरी क्षेत्र इसी नागौर उच्च भूमि का भाग है। और ये नागौर उच्च भूमि या डेगाना भाकरी राजस्थान का सबसे बड़ा टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा प्रमुख खनिज है दोस्तों सफेद संगमरमर, और इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है इस भूभाग का मकराना क्षेत्र। तीसरा प्रमुख खनिज है दोस्तों जिप्सम, और जिप्सम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इस नागौर उच्च भूमि में देखें तो दोस्तों वो गोठ मांगलोद है। तो यहाँ इन 3 प्रमुख खनिजों की अपन बात करेंगे। इन 3 खनिजों के उत्पादन में नागौर उच्च भूमि राजस्थान का अग्रणी भूभाग है। वो 3 कौन कौन से हैं? टंगस्टन जिसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र डेगाना भाकरी है, दूसरा है सफेद संगमरमर जिसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मकराना है, और तीसरा है जिप्सम जिसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो गोठ मांगलोद है। और याद रखना दोस्तों गोठ मांगलोद एक देवी के मंदिर के लिए भी अक्सर इसका प्रश्न आता है। दादीज गोत्र के जो ब्राह्मण हैं उनकी कुलदेवी का नाम है दधिमती माता, उसका प्रमुख मंदिर भी गोठ मांगलोद में ही स्थित है। इसके अलावा अन्य विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों ये नागौर उच्च भूमि क्षेत्र है ना, यहाँ धरातल के नीचे जो भूमिगत जल पाया जाता है अपना, उसमें फ्लोराइड की अधिकता है। कहने का मतलब नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और उससे दोस्तों फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से अगर अपन बात करें तो यहाँ के लोगों में एक बीमारी पाई जाती है फ्लोरोसिस। ये फ्लोरोसिस बीमारी फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से होती है दोस्तों। और इस फ्लोरोसिस बीमारी का प्रभाव सबसे ज़्यादा हड्डियों पर पड़ता है। इस बीमारी के कारण या फ्लोराइड युक्त जल के सेवन के कारण
हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, उनमें टेढ़ापन आ जाता है, उनमें बांकापन आ जाता है। और याद रखें एक ऐसा ही क्षेत्र है दोस्तों जहां की भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। नागौर से लेकर अजमेर के मध्य स्थित भूभाग के को लेकर अक्सर प्रश्न आता है कि नागौर से अजमेर के मध्य स्थित भूभाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों नागौर से अजमेर के मध्य स्थित भूमिगत जल में फ्लोराइड की अधिकता के कारण इस भूभाग को राजस्थान की बांकी पट्टी या कुबड़ पट्टी कहा जाता है। इसे राजस्थान की बांकी पट्टी भी कहते हैं या दोस्तों कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। कहां से कहां तक? नागौर से अजमेर के मध्य स्थित भूभाग को इस नाम से जाना जाता है। यह हो गया आपका नागौर की उच्च भूमि क्षेत्र। अब इसके बाद अपन बात करेंगे चौथे भूभाग की, और दोस्तों वो है लूनी नदी बेसिन। एक बार दोबारा अपन इसको रिवाइज करें। मुख्यतः इसका विस्तार नागौर जिले में है। नागौर जिले की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा, NaCl की मात्रा अधिक होती है। यहाँ के नदी नाले पूर्णतः आंतरिक प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात वो यहाँ का जल लेकर बाहर नहीं जाते, यहीं पर झील का निर्माण करके समाप्त हो जाते हैं। और दोस्तों वो अधिकांश झीलें खारी होती हैं। यही कारण है कि राजस्थान में खारे पानी की सबसे ज़्यादा झीलें नागौर उच्च भूमि क्षेत्र में नागौर जिले में पाई जाती हैं। यहाँ धरातल के नीचे जो भूमिगत जल पाया जाता है दोस्तों उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, और उस फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से यहाँ के लोगों में फ्लोरोसिस नामक बीमारी पाई जाती है, जिसके कारण हड्डियों में कमजोर पड़ जाती हैं, उनमें टेढ़ापन आ जाता है। इसलिए नागौर से अजमेर के मध्य स्थित इस फ्लोराइड युक्त जल पट्टी वाले भूभाग को दोस्तों राजस्थान की बांकी पट्टी या कुबड़ पट्टी कहा जाता है। फिर खनिजों की चर्चा की। ये नागौर उच्च भूमि क्षेत्र है, वो किन खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी भूभाग है? तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रमुख खनिज आप ध्यान में रखें। एक टंगस्टन, एक सफेद संगमरमर और एक आपका जिप्सम है। टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है डेगाना भाकरी, और सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है मकराना, और तीसरा है आपका जिप्सम जिसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है गोट मांगलोद, जहां दादिच गोत्र के ब्राह्मणों की कुलदेवी दधिमती माता का मंदिर भी स्थित है। अब लास्ट चौथा भाग पढ़ेंगे दोस्तों लूनी नदी बेसिन। लूनी नदी बेसिन को दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। लूनी नदी बेसिन को ही गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। और इसमें भी अपन सबसे पहले बात करेंगे विस्तार की कि लूनी नदी बेसिन है, इसका विस्तार किन किन जिलों में है? तो इसका विस्तार मुख्यतः दोस्तों 6 जिलों में है। एक तो नागौर का जो अधिकांश भाग है वो तो आपने पढ़ लिया, उच्च भूमि क्षेत्र में आता है, लेकिन नागौर का दक्षिणी भाग जहां से लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो लूनी नदी बेसिन का भाग है। अर्थात नागौर जिले का तो दोस्तों कौन सा भाग आएगा लूनी नदी बेसिन में? दक्षिणी भाग। इसी प्रकार जोधपुर जिले का अधिकांश भाग, पाली जिले का भी अधिकांश भाग, जालोर का भी अधिकांश भाग, बाड़मेर का भी अधिकांश भाग, और सिरोही जिले का पश्चिमी भाग। सिरोही जिले का केवल दोस्तों कौन सा भाग? पश्चिमी भाग, जो लूनी की सहायक नदी जवाई की सहायक नदी है दोस्तों, खारी नदी, जो शेरगांव की पहाड़ी जालोर से निकल या आपके सिरोही से निकलती है। और इस पश्चिमी भूभाग जो सिरोही का है वो लूनी नदी बेसिन का ही भाग माना जाता है। तो मुख्यतः ये 6 जिलों में फैला हुआ है। नागौर का दक्षिणी भाग, सिरोही का पश्चिमी भाग, और जालोर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर के अधिकांश भाग। यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि लूनी नदी बेसिन का या गोडवाड़ प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो दोस्तों वो बाड़मेर जिले में है। इसका सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले में है? बाड़मेर जिले में है। अब इस लूनी नदी बेसिन की भी प्रमुख विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो दोस्तों आपको पता है यहाँ से बहने वाली मुख्य नदी लूनी नदी है, और इस लूनी नदी के प्रवाह को आप समझेंगे ना तब आप देखेंगे कि ये लूनी नदी है वो अजमेर जिले में नागपहाड़ है वहां से निकलती है। उस समय इसे सागरमती कहा जाता है। फिर इसमें अजमेर जिले में ही गोविंदगढ़ नामक स्थान पर पुष्कर की पहाड़ियों से निकलकर आने वाली सरस्वती नामक नदी या नाला मिलता है। उसके बाद इनकी संयुक्त धारा को लूनी कहा जाता है, जो अपने उद्गम से प्रारंभ में
पश्चिम की ओर बहते हुए अरावली को पूर्व से पश्चिम में काटते हुए मरुस्थलीय भाग में प्रवेश करती है। फिर नागौर, नागौर के बाद जोधपुर, पाली और बाड़मेर जिलों में बहने के बाद जालोर जिले से बहती हुई दोस्तों ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है और गुजरात में कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी बहती 6 जिलों से है। अजमेर से निकल कर आई है दोस्तों, उसके बाद नागौर जिले से बह रही है, पाली जिले से बह रही है, जोधपुर जिले से बह रही है, इसके अलावा आपके बाड़मेर से प्रवाहित होती है और लास्ट में जालोर से बहती हुई गुजरात में कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। लेकिन याद रखना दोस्तों, अजमेर जिले में लूनी नदी का जो प्रवाह है वो पर्वतीय भूभागों से है और पर्वतीय क्षेत्रों से बहते हुए नदी बेसिन यानी मैदान का निर्माण नहीं करती। तो याद रखें, भले ही लोनी अजमेर से बह रही है लेकिन लोनी नदी बेसिन में अजमेर का भूभाग नहीं आएगा। वो किन किन जिलों का भूभाग आएगा? नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और यहाँ पर सिरोही का थोड़ा सा पश्चिमी भाग। अब दोस्तों ये नदी पहले पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है और जैसे ये नदी जालोर जिले में सांचौर क्षेत्र में प्रवेश करती है तो याद रखना दोस्तों, जालोर जिले में तो सांचौर और बाड़मेर जिले में जो बाकासर, जो आपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु पढ़ा था, बाकासर गांव सागड़ क्षेत्र, ये दोनों राजस्थान के वो स्थान हैं, वो भूभाग हैं जो समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई वाले हैं। ये समुद्र तल से मात्र 50 मीटर के लगभग ऊंचे माने जाते हैं। अर्थात राजस्थान का समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई वाले स्थानों की बात करें तो दोस्तों वो सांचौर और बाकासर हैं। तो जैसे ही लूनी नदी बहती हुई सांचौर की इस निम्न भूमि में प्रवेश करती है तो दोस्तों ये लूनी नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। नदी जब उच्च भूभाग से बहते हुए अचानक निम्न भूभाग में प्रवेश करती है तो दोस्तों वो विशाखित होती है, शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार लूनी जैसे ही सांचौर की निम्न भूमि में आएगी तो कई शाखाओं में विभाजित हो जाएगी और उन शाखाओं के मध्य जल के विस्तार से दोस्तों दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो सांचौर क्षेत्र में लूनी नदी है वो दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। याद रखें दोस्तों, इस दलदली क्षेत्र को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि लूनी नदी द्वारा जालोर के सांचौर क्षेत्र में बनने वाले दलदली भूभाग को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों इससे नेहड़ या रेड़ कहते हैं। इस दलदली भूभाग जो इसकी शाखाओं के मध्य जल के विस्तार से बना है उसे स्थानीय भाषा में नेहड़ या रेड़ कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस सांचौर का भी एक उपनाम है, सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं, क्योंकि पंजाब जो भूभाग है वो मुख्यतः 5 आबों का क्षेत्र है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चीनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियों के मध्य जो 5 दोआब क्षेत्र है उसको पंजाब कहा गया है। तो जिस प्रकार पंजाब क्षेत्र का निर्माण सिंधु व उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियों से हुआ है, ठीक उसी प्रकार सांचौर क्षेत्र का निर्माण लूनी की इन शाखाओं से हुआ है। इसलिए सांचौर को दोस्तों कहते हैं राजस्थान का पंजाब। ये हो गया आपका नेहड़ क्षेत्र, रेड़ क्षेत्र और सांचौर को उपनाम का कारण क्या है, इसे राजस्थान का पंजाब क्यों कहते हैं। अब दोस्तों इसी लूनी नदी बेसिन को लेकर प्रश्न आता है ग्रेनाइट पहाड़ियों का। इस लूनी नदी बेसिन में राइलोक्रम की ग्रेनाइट चट्टानों के जमाव से निर्मित गोल गुंबदाकार सुंदर पहाड़ियां पाई जाती हैं और उन पहाड़ियों से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि फलां पहाड़ी क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है। तो अपन उन पहाड़ियों की चर्चा करें। जैसे इस लूनी नदी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश का जो प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र है ना दोस्तों, ग्रेनाइट पहाड़ी क्षेत्र है, वो है 56 की पहाड़ियां। और अक्सर पूछा जाता है कि 56 की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित हैं। तो दोस्तों 56 की पहाड़ियों का विस्तार जो है ना, मैं यहां पर सभी की बात कर लेता हूं। पहला तो है 56 की पहाड़ियां। याद रखें दोस्तों, ये 56 की पहाड़ियां हैं, ये बाड़मेर जिले में स्थित हैं। इसी से मिलता जुलता एक नाम आगे अपन जब पूर्वी मैदान पढ़ेंगे, मैदानी भाग पढ़ेंगे राजस्थान का, जब आएगा 56 का मैदान, माई नदी बेसिन का भूभाग है, उसका विस्तार बांसवाड़ा में है। और 56 की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं दोस्तों? बाड़मेर में। इन 56 की पहाड़ियों का ही पूर्वी भाग कहलाता है दोस्तों नाकोड़ा पर्वत।
और उसको लेकर भी प्रश्न आता है कि नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये भी बाड़मेर जिले में स्थित है। बाड़मेर और जालोर के सीमावर्ती भागों में बाड़मेर में फैले पर्वत का नाम ही दोस्तों शिवाना पर्वत है। इसको लेकर भी प्रश्न आता है कि शिवाना पर्वत का विस्तार कौन से जिले में, तो दोस्तों ये भी बाड़मेर में है। तो 3 ये प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र तो आप बाड़मेर के लिए याद रखें। 56 की पहाड़ियाँ, इन 56 की पहाड़ियों का ही पूर्वी भाग नाकोड़ा और शिवाना पर्वत, ये कौन से जिले में स्थित हैं दोस्तों, तीनों बाड़मेर जिले में स्थित हैं। फिर अधिकांश जो ग्रेनाइट पहाड़ी क्षेत्र हैं वो जालोर जिले में आते हैं। जैसे एक तो है एसरान पर्वत, ये भी दोस्तों जालोर जिले में है। एक है डोरा पर्वत, ये भी दोस्तों जालोर जिले में है। फिर इसी प्रकार एक है जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये भी दोस्तों जालोर जिले में है। फिर है एक रोजा भाकर पर्वत, ये भी दोस्तों जालोर जिले में है। और एक है सुंडा माता पर्वत, जिसे आप सुंडा पर्वत भी कह सकते हैं, वो भी दोस्तों जालोर जिले में है। तो ये लूनी नदी बेसिन के प्रमुख ग्रेनाइट पहाड़ी क्षेत्र हैं। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में, शिवाना पर्वत बाड़मेर में, बाड़मेर और जालोर की सीमा पर है। एसरान पर्वत जालोर में, डोरा पर्वत जालोर में, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में, रोजा भाकर पर्वत जालोर में, सुंदा माता पर्वत या सुंडा पर्वत भी दोस्तों जालोर में। ये जो नाकोड़ा है ना दोस्तों, ये एक प्रमुख जैन धर्म का एक प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल भी है। और याद रखें, इस लूनी नदी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश जो अपना है ना, इस गोडवाड़ प्रदेश में नाकोड़ा केवल अकेला जैन तीर्थ नहीं है। यहाँ इस गोडवाड़ प्रदेश में कुल 5 प्रमुख जैन तीर्थ हैं और उन्हें कहा जाता है पंच जैन तीर्थ। कई बार प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि राजस्थान में प्रसिद्ध पंच जैन तीर्थ किस भूभाग में पाया जाता है या किस भूभाग में स्थित है ये पंच जैन तीर्थ। तो जवाब होगा दोस्तों गोडवाड़ बेसिन, या कह सकते हो आप इसे लूनी नदी बेसिन। कल भौगोलिक प्रदेश पढ़ते समय एक बच्चे का कमेंट के रूप में प्रश्न आया था कि सर रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, तो दोस्तों वो भी इसी लूनी नदी बेसिन का ही भाग है। बाड़मेर जिले में है बाटाडू का कुआं, उसे जल महल, रेगिस्तान का जल महल दोस्तों कहा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अपना पश्चिमी जो मरुस्थल के रूप में पहला भौगोलिक भूभाग है भौतिक प्रदेश से वो कंप्लीट हुआ। अब इस पश्चिमी मरुस्थल को लेकर कुछ प्रश्न और आते हैं, जैसे पश्चिमी मरुस्थल का महत्व क्या है। तो दोस्तों इसके महत्व को लेकर भी अपन 1 मिनट चर्चा करेंगे। जैसे ये पश्चिमी मरुस्थल है ना दोस्तों, यहाँ गर्मियों में इस भूरी रेतीली मिट्टी के जमाव से निर्मित होने के कारण जो मिट्टी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, यहाँ उच्च दैनिक तापांतर पाया जाता है। गर्मियों में उच्च तापमान के कारण यहाँ न्यून दाब क्षेत्र बनता है दोस्तों, और वह न्यून दाब क्षेत्र ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है और भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की नियमितता को बनाए रखता है। इसका मतलब पश्चिमी मरुस्थल है वो भारत में मानसून की नियमितता और निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पश्चिमी मरुस्थल है ना दोस्तों, यहाँ पर अनेक खनिजों के इससे भंडार हैं, विपुल भंडार हैं, उनके लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे लिग्नाइट के यहाँ पर्याप्त भंडार हैं। हाल ही में यहाँ पर खनिज तेल के विपुल भंडार मिले हैं और वर्तमान में राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। चूना पत्थर भंडार है, जिप्सम के भंडार है, मुल्तानी मिट्टी है, अनेक खनिजों के लिए ये भूभाग प्रसिद्ध है। अर्थात दूसरा जो महत्व है आपके पश्चिमी मरुस्थल का वो खनिजों की दृष्टि से है। इसके